जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली और आज हम सॉल्व करेंगे एनईडी बायोलॉजी के 2021 के पास पेपर एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज वन। एमसीक्यूज वन इज ओवम रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल। कि जो ओवम है, अच्छा ओवम के लिए हम एग की टर्म भी यूज करते हैं कि एग जो है वो फॉलिकल से रिलीज होता है इस हार्मोन के सिक्रीट होने की वजह से। डेट इज एलएच हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन। याद कीजिएगा, ये जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है, ये हार्मोन फॉलिकल से एग को रिलीज करवाने का बायस जो है वो बनता है। और फॉलिकल से एग का रिलीज होना, ये जो अमल है, इस अमल को हम कहते हैं ओवुलेशन। सो आपसे एमसीक्यूज ये भी बन सकता है, विच हार्मोन इज responsible for ovulation? That is LH hormone. LH hormone. Second, the phase of female reproductive cycle, that is also known as menstrual cycle. And normally this cycle, according to medical point of view, this cyclic process consists of 28 days. The phase of female reproductive cycle from the beginning to day 14 is known as, कि डे 1 से डे 14 तक का जो मरहला होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल का, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जो है उसको कहा जाता है। सेकंड, थर्ड पे जो एमसीक्यूज है, इन दी ब्लास्टूला स्टेज। अब ब्लास्टूला स्टेज क्या है? ये डेवलपमेंट एक स्टेज है, द मूवमेंट ऑफ पिगमेंटेड सेल्स। अब ये जो ब्लास्टूला स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है कि कुछ सेल्स होते हैं जो मूव करते हैं। मूव करके वो क्या करते हैं? वो यॉक को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है एपीबॉली। जैसे अगर यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए, लेट से ये हमारे पास जो है ये एक एम्ब्रियो है। ब्लास्टूला स्टेज पे जो एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पे सेंटर में यॉक है, तो कुछ सेल्स होते हैं जो इस योग को कवर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इस प्रोसेस को कहते हैं एपीबॉली। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है जी, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इट वाज प्राइमरीली डिटरमाइंड थ्रू डाटा। कि डीएनए जो कि हम जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड एक मॉलिक्यूल है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, ये हम इसके बारे में हमें किस तरीके से पता चला था? तो वो हमें पता चला था एक टेक्निक के जरिए, जिसको हम कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसमें एक्सरेज को बम्बार्ड किया जाता है। बम्बार्ड किया गया था डीएनए के साथ। तो डीएनए के साथ एक्सरेज बम्बार्ड होने के बाद डीएन एक्सरेज ने जो अक्स बनाया था फोटोग्राफिक फिल्म पर, डेट वाज डबल स्टैंडर्ड। तो एक्स डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए जो है इससे हासिल होने वाले डाटा से मालूम किया गया। नेक्स्ट है जी, जीनोटाइप 44 प्लस एक्स एक्स वाई। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 46 है, जिसमें से 44 जो हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। वो क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। जबकि आखिरी जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं जेंडर क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। अब मेल में अगर देखा जाए तो इन क्रोमोसोम्स को हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल में अगर देखा जाए तो इन क्रोमोसोम्स को हम एक्स और एक्स से जाहिर करते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए फीमेल में तो 44 ऑटोसोम्स होते हैं और डबल एक्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल के केस में ये कॉम्बिनेशन होगा। मेल के केस में 44 ऑटोसोम्स होंगे, एक्स और वाई जो है ये कॉम्बिनेशन होगा नॉर्मल केस में। अब यहाँ पर आप देखिए 44 ऑटोसोम्स पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स में दो की बजाय तीन क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब डबल एक्स जो है इसकी वजह से क्या होगा? फीमेल लाइक करेक्टर्स बॉडी में डेवलप होंगे, और वाई की मौजूद होने की वजह से यहाँ पे मेल करेक्टर्स भी डेवलप होंगे। तो मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन दिया गया है इसमें क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों के करेक्टर्स मौजूद होंगे, और ये जो सिंड्रोम है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो कहलाता है, जो कि
ट्रांसजेंडर्स में भी जो है वो पाया जाता है, ट्रांसजेंडर्स। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास वो है एमसीक्यूज, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडो मीन इनसाइड, वो स्पोर जो बॉडी के अंदर बनेगा। इन बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया लेट से जी ये हमारे पास बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। अगर तो स्पोर बॉडी के बाहर बन रहा है तो इसको कहेंगे एक्सोस्पोर, और अगर स्पोर बॉडी के इनसाइड बन रहा है तो इसको कहते हैं एंडोस्पोर। और स्पोर क्या होता है? स्पोर कहते हैं एक ऐसी बॉडी को जो कि डोरमेंट होती है। डोरमेंट का मतलब है कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर बाहर हालात फेवरेबल नहीं है तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये बड़ी आसानी से जो है ये एग्जिस्ट कर सकता है। और व्हेन एवर फेवरेबल कंडीशंस कम तो ये जो स्पोर होता है ये ग्रो करके एक नए बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, नॉर्मली बैक्टीरिया इनसाइड स्पोर ही बनाते हैं, is a survival mechanism under what condition? That is unfavorable conditions. Spores mostly unfavorable conditions में ही बनते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो बैक्टीरिया हैं वो बाइनरी फिशन करके नई नस्ल को पैदा करते हैं। लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तो फिर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या करती हैं? वो स्पोर्स का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है इन क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? क्लोरेला इज अ काइंड ऑफ एल्गी। एल्जी, एल्जी, एल्जी क्या है? ये पानी के अंदर पाए जाने वाले जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जमीन पर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं हम सब उनको जानते हैं, प्लांट्स कहा जाता है। लेकिन पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम कहते हैं एल्जी। उसमें एक एल्जी यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्लोरेला। विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व? क्लोरेला में किस किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने में आई है? तो याद कीजिएगा क्लोरेला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। सो नन ऑफ दीज यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, अंडर व्हाट एनवायरमेंटल कंडीशंस डू फंजाई टिपिकली थ्राइव? कौन सी एनवायरमेंट कंडीशन ऐसी है जिसमें फंजाई नॉर्मली जिंदा रह सकते हैं? थ्राइव मीन जिंदा रहना, नॉर्मली जिंदा रह सकते हैं। दैट इज मॉइस्ट हैबिटेट। फंजाई हर उस जगह पे ग्रो करेंगे जहां पर मॉइस्चर जो है वो मौजूद होगा। फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट कंडीशन, सो मॉइस्ट हैबिटेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज 9 जी है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन एट्रीब्यूटेड, जो दिया जाता है किनको? कंपेनियन सेल्स को, इन रिलेशन टू एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट मीन वो सेल्स जो कंपेनियन सेल्स के साथ जुड़े होते हैं, आपको कहते हैं एडजेसेंट सेल्स। अब वो सेल्स होते हैं सीव ट्यूब सेल्स। याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लांट्स में हमारे पास दो बड़े अहम टिश्यूज होते हैं, वन इज जाइलम टिश्यू एंड सेकेंड इज फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू प्लांट्स में वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज प्लांट्स में फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जो फ्लोएम टिश्यू है, ये टिश्यू आमतौर पर दो टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं। एक इसमें सीव सेल है। अब बहुत सारे, अब ये मैंने एक सीव सेल बनाया है, बहुत सारे सीव सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस ट्यूब के जरिए फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। इसको इसलिए इसको हम कहते हैं सीव ट्यूब सेल। लेकिन इन सेल्स की हेल्प के लिए यहाँ पर इनके साथ ही कंपेनियन सेल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये कंपेनियन सेल है और ये हमारे पास उसके साथ जुड़ा सीव ट्यूब सेल है। डेट इज करेक्ट आंसर, सीव ट्यूब सेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमन मिल्क टीथ? अच्छा, अब यहाँ पर डेंटल फार्मूला जो है, याद कीजिएगा जो डेंटल फार्मूला है इसमें हमारे पास चार किस्म के टीथ एग्जिस्ट करते हैं। चार किस्म के टीथ एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं इंसाइसर्स, जो सबसे सामने वाले टीथ होते हैं उनको इंसाइसर्स कहा जाता है। उसके साथ वाले जो टीथ होते हैं उनको हम कहते हैं केनाइन्स।
केनाइंस के बाद जो टीथ्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री मोलर्स, और सबसे लास्ट में जो टीथ जिनको हम दाढ़े भी कहते हैं उनको हम कहते हैं मोलर्स। डेंटल फार्मूला जो है, इंसान का जो डेंटल फार्मूला है वो इन चार किस्म के टीथ पर मुश्तमिल होता है: इंसाइसर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स। इंसाइसर्स की अगर बात की जाए तो इनकी जो तादाद है, अगर मैं यहाँ पे डेंटल फार्मूला ड्रा करने की कोशिश करूं समझाने के लिए, लेट्स से ये हमारे पास है अपर जा। अब अपर जा में ये सामने वाले जो टीथ होंगे, सामने वाले जो टीथ होंगे ये वाले, ये कहलाएंगे जी इंसाइसर्स। इंसाइसर्स, इंसाइसर्स के साथ जो टीथ होंगे थोड़े से नोकदार होते हैं। टाइगर्स वगैरह में जो कार्निवोर्स हैं, वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों पर हमला करके उनको खाते हैं, उनमें केनाइंस हाईली डेवलप्ड होते हैं, ये केनाइंस हैं। इनके साथ जो टीथ मौजूद होते हैं उनको कहते हैं प्रीमोलर्स। और सबसे लास्ट में जो टीथ होते हैं उनको हम नाम देते हैं जी मोलर्स का। ठीक है, ये अपर जा। अब अपर जा जो है, अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं, दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो दो बनेंगे एनसाइसर्स, दो इस साइड पे होंगे, दो इस साइड पे होंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2/2। इसको हम लिखेंगे केनाइन, एक इस साइड पर है एक इस साइड पर, इसको हम लिखेंगे 1/1। प्री मोलर्स की अगर बात की जाए, प्री मोलर्स की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे होंगे, इस साइड पे भी 2 होंगे, इस साइड पे भी 2 होंगे, इस साइड पे भी 2 होंगे, तो ये हो जाएंगे 2/2। जबकि मोलर्स जो हैं ये होते हैं 3 इस साइड पे होते हैं, 3 एक साइड पे होते हैं, तो ये बन जाते हैं 3/3। तो अगर आप ये टोटल काउंट करें तो ये हमारे पास जो है 2 और 2 4, 2 6 और 4 10, और ये 16, 16 एक 16 जो है ये हमारे पास टीथ बनेंगे, और 16 ही बॉटम जॉ पे भी मौजूद होंगे, तो ये टोटल 32 टीथ जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डेंटल फार्मूला। जब डेंटल फार्मूला में टीथ की टोटल तादाद तो होगी। अब टीथ हमारे पास जो है उनको हम ओवरऑल 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास परमानेंट टीथ, जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है वो टीथ जो थ्रू आउट लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। और एक होते हैं हमारे पास मिल्की टीथ्स। ये वो टीथ होते हैं जो बचपन के अंदर जो है वो बच्चों में डेवलप होते हैं, उसके बाद ये टूट कर बाद में जो है इनको रिप्लेस कर देते हैं परमानेंट टीथ। अब जो मिल्की टीथ्स हैं उनमें कौन कौन से टीथ आ जाते हैं? उनमें इंसाइसर्स आ जाते हैं, केनाइंस भी आ जाते हैं, प्री मोलर्स भी आ जाते हैं, मोलर्स इसमें नहीं आते, ये याद रखिएगा। मोलर टीथ जो है, इसको हम अक्ल दाढ़ भी इसके लिए आम रूटीन में वर्ड यूज करते हैं, ये अर्ली एज में नहीं होते। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये असल में दिए गए हैं हमें मिल्की टीथ्स के। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा डेट इज ए। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। ठीक है, टू मल्टीपल टू क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जो डेंटल फार्मूला दिया है ये सिर्फ एक जॉ का दिया हुआ है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर 2 जॉज मौजूद होते हैं माउथ के अंदर, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अच्छा, अब याद कीजिएगा, अगर अब यहाँ पे सिंपल डेंटल फार्मूला लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला पूछा जाएगा तो ये करेक्ट आंसर होगा, अगर मिल्की टीथ का डेंटल फार्मूला पूछा जाएगा तो आपके पास करेक्ट आंसर ये होगा। सो यहाँ पे चूंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसको परमानेंट टीथ कैटेगरी में ही जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्रोजोआंस। ठीक है, हाइड्रोजोआंस जो हैं उनमें, हाइड्रोजोआंस क्या हैं? एक खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एनिमल्स हैं जो बिलोंग करते हैं फाइलम नाइडेरिया से। फाइलम नाइडेरिया इज अ सेकंड फाइलम, ये दूसरा फाइलम है जो कि पाया जाता है किंगडम एनिमेलिया में। अब इसमें जो एनिमल्स हैं हाइड्रोजोआंस, इसमें कॉमन एनिमल हाइड्रा है, वहां से ही ये लफ्ज लिया गया हाइड्रोजोआंस। इनमें कौन कौन से करेक्टर्स पाए जाते हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक भी इनमें होता है, नीडोब्लास्ट, ये खास किस्म के सेल्स हैं बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक ही बॉडी के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दोनों जेंडर्स देखने को मिल सकते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी मिल सकता है। सो यहाँ पे ऑल जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं हाइड्रोजोआंस में। Which condition is often referred to as silent killer?
वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डेट इज हाइपरटेंशन, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, डेट इज अ साइलेंट किलर, ये करेक्ट आंसर होगा जी यहाँ पर। एमसीक्यूज 13, the growth of pollen tube toward the ovule is an example of which tropism, that is chemotropism। यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। प्लांट में जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर एक फीमेल पार्ट होता है, जो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, उस फीमेल पार्ट को हम कहते हैं कार्पल। इस पूरे पोर्शन को, ये जो पूरा फीमेल पार्ट है, इसको हम कहते हैं कार्पल। इसके अंदर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है यहाँ पर एग। अब एग जो है ये क्या करता है, ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर एज ए रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पर आता है पोलन ग्रेन, डेट इज अ मेल गैमीट। ये पोलन ग्रेन जब आकर कार्पल के ऊपर फॉल करता है तो ये ट्यूब बनाता है। अब ये ट्यूब जो है, इसको कैसे पता चलता है कि किसकी तरफ ग्रो करना है? ये ट्यूब ग्रो करती है इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल, जहां से केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो उस केमिकल की तरफ जो है वो ग्रो करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है जी, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस व्हेन न्यूक्लियर पोर्शंस आर अनइक्वल इन साइज, दैट इज न्यूक्लियर बडिंग। न्यूक्लियर बडिंग कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस के जो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस के जो पोर्शंस होते हैं, वो अनइक्वल साइज के होते हैं। लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो है, ये टर्म हम तब यूज करते हैं जब न्यूक्लियर पोर्शंस इक्वल होते हैं। जब न्यूक्लियर पोर्शंस इक्वल होंगे, अच्छा अब इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर तो वो न्यूक्लियर पोर्शन दो हैं और इक्वल हैं तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बाइनरी फिशन। और अगर वो न्यूक्लियर पोर्शन दो से ज्यादा हैं, ग्रेटर देन टू हैं और इक्वल हैं, तो फिर हम वर्ड यूज करेंगे मल्टीपल फिशन। लेकिन जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि जो न्यूक्लियर पोर्शन है वो अनइक्वल इन साइज हैं, तो डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोस्केलेटन फाउंड, एंडो मीन इनसाइड, वो इनमें से किस में एंडोस्केलेटन होता है, स्केलेटन इनसाइड बॉडी होता है, डेट इज सी हॉर्स। इसके अंदर जो है, सी हॉर्स के अंदर जो है स्केलेटन इनसाइड बॉडी जो है वो मौजूद होता है। यहाँ पे सिल्वर फिश और क्रे फिश का ऑप्शन दिया गया है। याद कीजिएगा, ये जो सिल्वर फिश और क्रे फिश हैं, ये फिश नहीं है, दीज आर एक्चुअली इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में नॉर्मली एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है, एम्फिऑक्सस इसमें स्केलेटन होता ही नहीं है, सो ये ऑप्शन में ही इररेलेवेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड मोस्ट प्रिमिटिव, इनमें से कौन सबसे पुराना, प्रिमिटिव मीन कौन सबसे पुराना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो आ जाएगा स्पोंज। स्पोंज ये सबसे पहले फाइलम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, फाइलम पोरीफेरा। किंगडम एनिमलिया, एनिमल्स का जो फाइलम है उसमें इस किंगडम को हमने कई फाइलम्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो फाइलम है वो पोरीफेरा है, पोरीफेरा। और ये सबसे पुराना फाइलम भी है, तो इसमें जितने भी एनिमल्स होंगे वो भी पुराने होंगे। और स्पोंज ये वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो इस फाइलम से बिलोंग करता है, स्पोंज, सो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ट्रांसपाइरेशन इन प्लांट्स अकर इन हाउ मेनी स्टेजेस, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपायरेशन है वो कितनी स्टेजेस के अंदर होती है, तो दो स्टेजेस होती हैं। पहला, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन समझ लीजिएगा, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, बुखारात की शक्ल में पानी का प्लांट से निकल जाना, बुखारात की शक्ल में, ये अमल कहलाता है ट्रांसपायरेशन। अब इसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज है वो डिफ्यूजन है, और सेकंड जो है वो इवेपोरेशन है। क्योंकि लेट से हमारे पास, अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रा करें, लेट से प्लांट में ये हमारे पास जो है, लेट से ये लीफ है, हमने एक लार्ज साइज का लीफ जो है वो ड्रा कर लिया है। अब इस लीफ में जो सेल्स होते हैं, लीफ के जो सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। अब इन मेसोफिल सेल्स में जो वाटर मौजूद होता है, इट मूव आउटसाइड, ये जो बाहर खाली जगह है इसको कहते हैं एयर स्पेस, एयर स्पेस।
तो पानी क्या करता है, वो हाई एरिया से लो एरिया की तरफ मूव करता है, डेट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और फिर ये वाटर जो है यहाँ पे लीफ की जो सरफेस होती है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा का नाम दिया जाता है। ये वाटर जो है ये सरफेस पर आता है और सरफेस पर आकर ये वेपर्स की फॉर्म में जो है वो उड़ जाता है। तो लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना ये अमल कहलाता है इवेपोरेशन। पानी का बुखारात में तब्दील होना ये अमल कहलाता है इवेपोरेशन। जबकि ये वाटर आया कहाँ से है, ये आया है मेसोफिल सेल से। और मेसोफिल सेल से ये वाटर क्यों बाहर आया है, क्योंकि बाहर इसकी मिकदार कम थी, मेसोफिल सेल में मिकदार ज्यादा थी। कोई भी चीज जब हाई कंसंट्रेशन से ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव करती है तो कहा जाता है डिफ्यूजन। तो प्लांट में जो ट्रांसपेरेशन होती है ये असल में डिफ्यूजन और इवेपोरेशन इन दो स्टेजेस के नतीजे में होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, टू विच फाइलम हाइड्रा एंड कोरल्स बिलोंग। हाइड्रा अभी हमने हाइड्रोजोआंस के बारे में पढ़ा था, इट बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरिया। और फाइलम नाइडेरिया ही के लिए जो सेकंड टर्म हम यूज करते हैं वो है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम नाइडेरिया को फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है MCQs 19, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डज द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू एटीपी अगर, कि किस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है। अब सोलर एनर्जी है तो सोलर के लिए सन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे फोटो का, और एटीपी का बनना जो है ये अमल कहलाता है फास्फोरिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। तो लाइट से एटीपी बन रही है, लाइट के लिए हम फोटो का वर्ड यूज करते हैं, और एटीपी का बनना इसके लिए हम फास्फोरिलेशन की टर्म यूज करते हैं। इन दोनों को मर्ज कर दें तो हमारे पास बन जाएगा करेक्ट आंसर फोटो फास्फोरिलेशन। करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। याद कीजिएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए फर्मेंटेशन की टर्म भी यूज होती है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। प्लांट्स में जो फर्मेंटेशन होती है वो सिर्फ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्टीमेटली अल्कोहल बनेगी, और यहाँ पर एमसीक्यूज में हमारे पास जो अल्कोहल दी गई है डेट इज एथानोल। बाकी सब जो है वो इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं। सो एथानोल करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट है जी नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन कहते हैं धारी को, लाइन को। तो नॉन स्ट्राइएटेड का मसल है गैर धारीदार मसल्स। लेट्स से ये हमारे पास एक मसल है, सिर्फ समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ, एक मसल का सेल है, ये एक मसल का सेल है। अल्टीमेटली सेल में न्यूक्लियस भी होंगे, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की आपको इस सेल के ऊपर, इस मसल सेल के ऊपर किसी किस्म की कोई धारी कोई लाइन आपको नजर नहीं आ रही। ये जो सेल होगा, ये जो मसल होगा, ये कहलाएगा नॉन स्ट्राइएटेड मसल। जबकि लेट से हमारे पास ये एक और मसल है, एक और मसल सेल है, लेकिन इस मसल सेल के ऊपर आपको डिफरेंट लाइनें जो हैं, डिफरेंट धारियां जो हैं वो मिल रही हैं। दीज आर नोन एज स्ट्राइएटेड मसल्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जितने भी एनिमल्स हैं इस दुनिया में, एनिमल्स में तीन किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में भी तीन किस्म के मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटन से जुड़े होते हैं। तो बाकी जितने भी मसल्स बचेंगे हमारी बॉडी में वो स्मूथ मसल्स कहलाएंगे। और स्मूथ मसल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन मसल्स में जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई धारी नहीं होती। और बाकी कार्डियक और स्केलेटल जो है ये दोनों ही स्ट्राइटेड कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ से भी ऑप्शन एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं। सो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स में हमारे पास कौन से मसल्स आ जाएंगे, स्मूथ मसल्स। नाम से ही पता चल रहा है स्मूथ, गैर धारीदार, कोई लाइनें जो हैं वो इनके ऊपर मौजूद नहीं होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अच्छा, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है ये असल में लिपिड की एक टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है, लिपिड, ये लिपिड की एक टाइप है। इट हैज टू एंड्स, इसमें दो एंड्स होते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रा कर रहा हूँ। ये जो फास्फोलिपिड है इसको हम एक सिंबल से शो करते हैं। मैं वो सिंबल यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ।
इससे हमें काफी हद तक एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखिए इसके दो एंड्स हैं, एक इसका कहलाता है, ये वाला जो एंड है ये हेड कहलाता है, और ये वाला जो हेड है ये टेल कहलाता है। अब जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हमेशा वाटर की जानिब पाया जाएगा, वाटर की तरफ होगा। और टेल हाइड्रोफोबिक है, फोबिया डरना, ये हमेशा वाटर से अवे मौजूद होगा। मतलब जिस साइड पे वाटर होगा वहां पे हेड होगा, और उसकी ओपोजिट साइड पर हमेशा टेल मौजूद होगी। सो दोनों जो हैं वो ओपोजिट प्रॉपर्टीज जो हैं वो रखते हैं। दोनों की जो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज है, एक वाटर में सॉल्युबिलिटी की एबिलिटी रखता है, हल हो सकता है, दूसरा जो है वो टोटली ऑपोजिट है। तो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों की डिफरेंट है। नेक्स्ट है दी प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल्स एनगल्फ मीन निगल जाना, खा जाना, फ्लूइड वेसिकल्स। ऐसा प्रोसेस, लेट से हमारे पास एक सेल है, और ये सेल क्या करता है, एक फ्लूइड को, लेट से ये हमारे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड मटेरियल है, इस फ्लूइड मटेरियल को ये सेल क्या करता है, ये एनगल्फ कर। अब एनगल्फ कैसे करेगा, सेल की जो मेम्ब्रेन होगी वो फोल्ड होगी और उस फ्लूइड को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो यूं वो फ्लूइड एक वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगा, चला जाएगा। इस अमल को हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस। और अगर यहाँ पर फ्लूइड की बजाय सॉलिड वेसिकल की टर्म यूज होती है, अगर कोई ठोस चीज को सेल एनगल्फ करता, फिर हम करेक्ट आंसर होना था फैगोसाइटोसिस। तो फैगो जो है ये सॉलिड के लिए, और पाइनो जो है ये लिक्विड चीज के लिए टर्म जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट है जी, प्रोटीन्स आर क्रूशियल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेट primarily परफॉर्म विच टू टाइप ऑफ फंक्शन विद इन अ सेल। अब ये प्रोटीन सेल में कौन से दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये हमने जी बताना है। तो उसमें ऑप्शंस हैं, एनर्जी स्टोरेज है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, कैटालाइसिस ऑफ रिएक्शंस है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, सेल सिग्नलिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एक्टिव ट्रांस। करेक्ट आंसर होगा जी हमारे पास यहाँ पर कैटालाइसिस ऑफ रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स के तौर पर काम करती हैं, और एंजाइम्स का काम होता है यहाँ पर रिएक्शंस की कैटालाइसिस करना, उनको स्पीड अप करना, उनको कंप्लीट करना। और एंजाइम्स का काम, प्रोटीन्स का काम बॉडी में कई स्ट्रक्चर्स को डेवलप भी करना है। तो कैटालाइसिस ऑफ रिएक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन। बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है अंडर गोइंग ग्रोथ, अब वो ग्रो कर रही है, टिपिकली एग्जिबिट हाउ मेनी फेजेस। एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है जो ग्रो कर रही है, अब ग्रोथ की फेजेस कितनी होगी थी, 4 फेजेस होंगी। यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ बैक्टीरिया की ग्रोथ का। अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसमें 4 फेजेस हम बनाते हैं। ये जो फेज है इसको कहते हैं लैग फेज, ये जो फेज है इसको कहते हैं लॉग फेज, ये जो फेज है इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, और लास्ट में जो आ जाती है इसको कहते हैं डेक्लाइन फेज। अब जो लैग फेज होती है यहाँ पर कोई और बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, नो ग्रोथ, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती। लॉग फेज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो बहुत स्पीडीली ग्रो करती है। स्टेशनरी फेज में अगर देखें तो जितने बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, मतलब जितने बैक्टीरिया की बर्थ होगी उतने ही बैक्टीरिया की डेथ भी होगी। डिक्लाइन में जो डेथ रेशो होगा वो बढ़ जाएगा बर्थ रेट से, इसलिए ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो 4 मरहल्स में होती है, 4 फेजेस में होती है। सो 4 जो है यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो होगा